अभी मैं बहुत खो जाता हूँ इस टाइम। आ जाओ, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लिखो पॉइंट नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इसके अंदर आप लिखोगे SUBSTITUDION, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये सेकंड पॉइंट है। फाइन, तो इसमें लिखो आप इट रेफर्स टू substituting one good in place of other. Substituting one good in place of other when it becomes relatively cheaper. Relatively क्या बोलेंगे? रिलेटिवली चीपर। लिख लो यार अपने आप से, फंस गया दिमाग में आप। RELATIVEL, रिलेटिवली चीपर, रिलेटिव है ना। कोई कोई दिमाग में घुस जाता है ना, ट्विस्ट कर जाती है जबान बोल बोल के। मैं इसका एग्जाम्पल आपको करवाना चाहता था यहाँ बुक से। ओके, क्या लिखा आपने? इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन गुड इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर, व्हेन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल्स, व्हेन द प्राइस ऑफ गिवन गुड फॉल्स, कोई भी गिवन गुड फॉल्स, कॉमा, it becomes relative cheaper as compared to its substitute. As compared to its substitute. As a result, the demand for the given good rises. Tea or coffee. As a result, the demand for the given good rises. Hence, the law of demand is applicable. अब ये आप दे सकते हो प्राइस, और यहां दे सकते हो टी, और यहां दे सकते हो कॉफी। आप ऐसे समझा सकते हो इस बात को, ठीक है जी। मान लो टी का प्राइस भी है 10 रुपीज, कॉफी का प्राइस भी है 10 रुपीज। फाइन, दोनों का प्राइस 10 रुपए है। फाइन, अभी आपने क्या लिखा? आपने लिखा इट रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूटिंग वन गुड इन प्लेस ऑफ अनदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर, when the price of given good falls it becomes relatively cheaper as compared to the substitute. मान लो टी का प्राइस हो गया 8 रुपए, और ये अभी भी कितने की है? 10 रुपए। टी का प्राइस कितना हो गया? 8 रुपए, और कॉफी कितने की है? 10 रुपए की। अगर टी का प्राइस 8 हो जाएगा तो उससे क्या होगा? और इसकी डिमांड, यही बात आपने लिखी है, यानी प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ गई। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के अंदर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। इसका मतलब कौन सा लॉ लगा? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? व्हेनेवर द प्राइस ऑफ अ गुड्स डिक्रीज इट्स डिमांड इंक्रीज। हो गया ना काम। देखो, जैसे ही टी का प्राइस गिरा उसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। और यहाँ अगर ऐसा हो जाए, मान लो इसका प्राइस 12 हो और इसका 10 रह जाए, अब क्या होगा? इसकी डिमांड और इसकी डिमांड। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्राइस। क्योंकि इसका प्राइस जो है कम है, इसका प्राइस ज्यादा है। मीन्स प्राइस की गिरने से क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। तो कौन सा लॉ है ये? लॉ ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के अंदर भी कौन सा लॉ चलता है? लॉ ऑफ डिमांड। यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर भी है, लॉ ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के अंदर भी है। ठीक है जी, इसके अंदर भी क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है। राइट, आ जाओ तीसरा लिखो, पॉइंट नंबर 3, इनकम इफेक्ट। पॉइंट नंबर 3,
इनकम इफेक्ट। पॉइंट नंबर 3 है इनकम इफेक्ट। लिखो इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन डिमांड। It refers to the effect on demand when the real income of consumer changes। ये वो वाली इनकम नहीं है गिवन गुड्स वाला और वाला, ये अलग चीज है। When the real income of consumer changes due to change in price of the given good। When the real income of consumer changes due to change in the price of given good। Price of the given good। ठीक है जी। अब देखो यहाँ इनकम से क्या मतलब कहता है, देखो इधर क्या बात कर रहा है। ये देखो, मान लो आपकी इनकम है 100 रुपए, एग्जाम्पल ये दे रहा है वो। आपकी इनकम कितनी है? 100 रुपए, राइट। और आप खाते हो पिज्जा, और वो है 10 रुपए का एक। कितने का पिज्जा? एक 10 रुपए। सुनो इतनी बात, इनकम इफेक्ट को समझना। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड कैसे आया? 100 रुपए आपकी इनकम है और 10 रुपए का पिज्जा है। कितने पिज्जा खाओगे आप? मैक्सिमम 10 पिज्जा आप खा जाओ। फाइन। अब देखो मेरी बात सुनो, इनकम में कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन द इनकम, बट द प्राइस ऑफ द गिवन गुड हैज डिक्रीज। अब देखो क्या हुआ, अब प्राइस क्या हो गया इसका? पिज्जा का प्राइस कितना हो गया? 7 रुपए। इनकम में कोई चेंज नहीं आया, 100 की 100 ही है। देयर इज इनकम इज नॉट इंक्रीज। अब कितने पिज्जा खा जाओगे आप? 15। अभी सुनो मेरी बात, इधर अब 7 रुपए का पिज्जा हो गया 10 की जगह। अब कितने खा जाओगे? 14 पिज्जा। 14। कब से तो कितने पिज्जा खा जाओगे आप? 14। लो 14 पिज्जा खा जाओगे। 14 सत्ते कितना हो? 98 रुपीज हो गया। आप 14 पिज्जा खा जाओगे। दिस इज कॉल्ड द इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप समझे मेरी बात? जब किसी कमोडिटी के प्राइस के गिरने से आपकी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। रियल इनकम नहीं बढ़ती है, रियल इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन प्राइस के गिरने से डिमांड कैसे बढ़ी? ये देखो इधर, इसका प्राइस गिर गया, 7 रुपए हुआ, तो 10 की जगह कितने पिज्जा खा रहे हो? बढ़ गई डिमांड। प्राइस इसका गिरा और डिमांड बढ़ गई ना। आप खुद देखो ना, 10 रुपए का पिज्जा था, आप कितने पिज्जा खा रहे थे? 7 रुपए का हो तो कितने खा रहे? तो प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ी, लेकिन आपकी इनकम नहीं बढ़ी। इनकम कितनी है? 100 की 100 रुपए। तो फिर डिमांड कैसे बढ़ गई? कैसे बढ़ गई डिमांड? क्योंकि जब प्राइस गिरा तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई। नाउ यू कैन परचेज मोर एंड मोर विद द सेम इनकम विच यू हैव। इसका मतलब ये हुआ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो गया ना। दैट्स व्हाई वी कैन से द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। Whenever the price increase, the demand. Whenever the price decrease, the demand increase. That is law of demand. और आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं आया है। There is no change in the income. This is called income effect. ठीक है? अभी आगे लिखो। सॉरी, और तो बिल्कुल हो गया। देखो ये देखो, इधर देख लो, ये देखो प्राइस हो गया 12 रुपए। प्राइस कितना हो गया? और इनकम हुई है 100 रुपए। बता कितने पिज्जा खाओगे? कितने खाओगे मैक्सिमम? 12 × 6 में कितने पिज्जा खाओगे? तो प्राइस के बढ़ने से, कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी डिमांड घट गई। और प्राइस के घटने से आपकी डिमांड बढ़ गई। तो ये क्या दिखाता है? लॉ ऑफ डिमांड। यही तो है लॉ ऑफ डिमांड। व्हेनेवर द प्राइस डिक्रीज, द डिमांड इंक्रीज। व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीज, द डिमांड डिक्रीज। सामने दिख रहे दोनों इफेक्ट आपके सामने। यही लॉ ऑफ डिमांड है। यही लॉ ऑफ डिमांड है जो कि इनकम इफेक्ट के साथ पढ़ा जा रहा है। मतलब इनकम में कोई चेंज नहीं आया, बस कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है और घट रहा है, और डिमांड बढ़ रही है और घट रही है। देख रहे हो आप? कमोडिटी का प्राइस घटा, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा, डिमांड घटी। ये देखो, यही हो रहा है ना। यही बात मैं लिखवा रहा हूँ। देखो शुरू से क्या लिखा आपने, पढ़ो जरा। इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। आप देख रहे हो? यही बात लिखी ना। आगे लिखो, when the price of given good falls,
यही बात लिख रहे हैं, when the price of the given good falls, it increasing the purchasing power of the consumer. It increasing the purchasing power of the consumer. As a result, he can purchase more. As a result, he can purchase more of the given good. With the same income. And vice versa. Hence, law of demand is applicable. आ जाओ एक और पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4, एडिशनल कंज्यूमर्स या साइज ऑफ कंज्यूमर्स। आ जाओ पढ़े एडिशनल कंज्यूमर्स। या बोलो साइज ऑफ कंज्यूमर्स। अब ये क्या चक्कर है, लिखो फटाफट जल्दी से। When the price of a good falls, many new consumers who were not in a position to buy that good before will start purchasing it now. And due to the low prices, old customers will also demand more goods. Hence, law of demand is applicable. अब ये बात कैसे समझ में आएगी, ये देखो इधर एग्जाम्पल लेते हैं पनीर का। पनीर पता ना, पनीर तो खाते हो ना, चीज आप जैसे क्या बोलते हैं, पनीर बोलते हैं, आप चीज बोलते हो, क्या है पनीर बोलते हैं ना, इंडिया में तो पनीर ही बोलते हैं। क्या आ गया, हाँ अलग अलग होता है, बहुत डिफरेंट है। ये तो ये बता सकते कौन सी उसको बता सकते, पनीर और चीज में ला के दिखा सकते, खिला भी सकती है, ऐसी बात नहीं। हाँ आपको एक एक पैकेट ला के दिखा सकते हैं, आप पैसे दे दो। ऐसा क्या हिलना मत, आप हिले और ये उड़ा, पहले बताता हूँ, दिखना बेताल हो जाएगा। लो वेरी गुड, आ जाओ, हिलना मत, आराम से। इधर पनीर का एग्जांपल लेते हैं, पनीर देखो मेरी बात सुनो, क्या बता क्या रहा है, ये बोलता है एडिशनल कंज्यूमर्स या साइज ऑफ कंज्यूमर्स। क्या बोलता है, पहले किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा था, मान लो 200 रुपए किलो था पनीर, अभी तो ज्यादा है, मान लो 200 रुपए पर किलो। पनीर का प्राइस क्या था, 200 रुपीज पर केजी। मुझे जैसा गरीब आदमी पनीर नहीं खा सकता था उस टाइम, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता 200 रुपए पर किलो पनीर में खाऊं, मैं 40 रुपए किलो पर वो नहीं खा सकता, क्या बोलते हैं टमाटर खरीद के, पनीर कहाँ से खरीदूंगा? अगर टमाटर 40 रुपए किलो हो जाए तो मैं खाना छोड़ देता हूँ, तो मैं पनीर कहाँ से खरीदूंगा? गरीब आदमी गरीब होता है, नहीं खा सकता। अभी क्या हो गया, पनीर का प्राइस घट के हो गया फाइन, सीधा आदवादी, बिकॉज ऑफ कोरोना। कुछ भी हो सकता है, डिमांड नहीं है, शादियां नहीं है, पार्टियां नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा कोरोना में। मालूम है आपको, मालूम है देसी घी का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, आपको मालूम है?
300 रुपए पर किलो। जो डालडा का रेट था उससे सस्ता देसी हो गया आजकल। सर अभी तो मैं ले गया 625 का वो कैंटीन से? पतंजलि वाला। कैंटीन से लाए? हाँ, वो पतंजलि वाला। यही तो प्रॉब्लम है आपकी। आप डेयरी में जाओ तो बहुत सस्ता हो गया इस टाइम घी। रीजन ये है कि घी सड़ रहा है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है ना तो शादियां हो रही है, ना तो पार्टियां हो रही है, ना गुरुद्वारे में लंगर हो रहे हैं, तो कहाँ जाएगा घी, कहाँ जाएगा? तो घी तो प्रोड्यूस हो रहा है, दूध तो रोज आ रहा है, डेली गाय दूध दे रही है, भैंस दूध दे रही है, दूध का क्या घी तो निकालना ही निकालना है, फिर कहाँ जाएगा वो घी? लोग तो खा नहीं रहे। जो घरों में यूज होता है तो लिमिटेड है, शादियों में घी होता है। जब बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, फंक्शंस होते हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, बड़े बड़े भंडारे लगते हैं, वो तो हो नहीं रहा, तो सारा का सारा घी बर्बाद हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, इसलिए घी का प्राइस गिरा। यहाँ भी मान लो ऐसा ही हो गया। पनीर कितना था? 200 रुपये। अब कितना हो गया? जब पनीर 200 रुपये था तो मान लो पंकज, राहुल, नमन, पायल और तृप्ता और कोमल, ये लोग खाते थे क्या? पनीर। भाई अब ये लोग पनीर खाते थे, बाकी ये मत समझना गरीब है वो, ठीक है? आप समझ इधर जब 100 रुपये हुआ, ये तो है ही है, इन्होंने क्या किया मालूम? डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि पनीर सस्ता हो गया। ये तो है ही है, मतलब डिमांड बढ़ गई, सामान के सस्ते होने से, प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ गई, लग गया लॉ ऑफ डिमांड। इसके साथ साथ क्या हुआ, जो मुझ जैसे गरीब आदमी जिसने कभी पनीर देखा भी नहीं था, और वो भी पनीर की दुकान पे पहुंच गया और बोला भैया 2 किलो पनीर दो ना। आज आगे देखते हैं कैसा होगा, ये देखो। मतलब इसके साथ साथ क्या हुआ, न्यू कस्टमर्स we add on. Even the new customers have been added. यानी whenever the price fall down of a commodity, जो उसके पुराने कस्टमर होते हैं वो तो डिमांड बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, बल्कि वो नए कस्टमर जो कभी उस चीज को बाय नहीं कर पाते थे, उस चीज तक पहुंच नहीं पाते थे, अब वो भी उस चीज को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये कौन सा लॉ है? ये विच लॉ इज लॉ ऑफ डिमांड। ये समझाने की कोशिश कर रहा है एडिशनल कस्टमर्स। देखो ना आप क्या लिखा है, आप पढ़ो जरा, पढ़ो क्या लिखा है आप, पढ़ो नहीं बार पढ़ो। When price of a good falls, many new customers who were not in the position to buy that good before will start purchasing it now. And due to this low price, all customers will also demand more, hence law of demand is applicable. हो गई बात, यही मैंने लिखा ना, ये सेम बात लिखी जो आपको समझा रहा हूँ पनीर की। अब एग्जाम्पल दे सकते हो पनीर, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट करते हैं इसके अंदर, अगला पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, एग्जांपल देते हैं मैडम, चेक करते करते कभी नहीं, ये आपको समझने के लिए है, लेकिन जब आप इसको रिवाइज कर रहे हो तो आपको दिमाग में रहे कि सर ने एक एग्जांपल दिया था पनीर का, और सर इतने गरीब है कि पनीर आज तक नहीं खाया, और सच्ची में नहीं खाया। मैं एक बात बताऊँ, मुर्गा है ना 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। नहीं सर, हाँ, तो यहाँ पर जाना, ये तो अमीरों के लिए, मैं अपनी गरीब जगह से लेके आता हूँ, ये अमीरों के लिए। आज मतलब तू क्या समझता है, ये दुकान से बाय करता हूँ, ये दुकान से। याद तो नहीं है, मैं इससे करते। अरे पागल है, तुझे पता नहीं कहाँ से मिलता है, तू खाता है? मैं बताऊँ जगह कहाँ है? वो गुरमंडी देखी है आपने? गुरमंडी देखी है, वहाँ चले जाओ, वहाँ 80 रुपीज किलो। आ जाओ, आगे लिखो, आगे लिखो, अल्टरनेटिव यूजेस। लोग सुनेंगे वीडियो को, बोलेंगे मुर्गे की बातें करें, इसकी बातें, ये सब नॉन वेज बातें नहीं करनी, सिर्फ वेजिटेरियन बात करनी है। आप कोई भी नॉन वेज बात यहाँ नहीं होगी अब, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ बैठे हैं, है ना। हर वक्त जहाँ पे कोई साधारण विषय तो मुर्गे की बात करते रहोगे यार, गलत है ये, है। हर वक्त मुर्गे बकरे की बात नहीं, बस करो ये। आज के बाद ना कोई मुर्गे की बात होगी, बिल्कुल हम बिल्कुल वेजिटेरियन हो जाएंगे, प्योर वेज। ट्यूशन सेंटर के अंदर कोई मुर्गा नहीं कटेगा, सब बाहर रहेंगे जो यहाँ कोई मुर्गे की बात नहीं होगी। कौन कौन यहाँ पे प्योर वेज है, हाथ खड़ा करो बिल्कुल ऊपर तक, 1 2 3। फिर तो भैया यहाँ मुर्गे की बात होगी, अब तो बनती है। तू नॉन वेज है, प्योर नॉन वेज के नॉन वेज? सर ये तो मना करती है, पापा को बताओ। वो तो पापा को मना करती है, इसका मतलब है इसको
ढंग से बना के खिलाया नहीं किसी ने। एक दिन मेरे घर पे आ, तू देखी सब्जी खाऊंगी नहीं आप। ये तृप्त तू तो नॉन वेज है वेज है? इसने भी हाथ खड़ा किया ना? किसने किसने हाथ खड़ा किया? 1 2 3। हेलो व्हाट अबाउट यू? ओहो, मतलब तुम आप मैगी में डल गए। ओके ठीक है, आ जाओ। लिखो लिखो आगे लिखो। अल्टरनेटिव यूजेस ये लिखो। some goods like electricity have several uses. Some of which are more important, have several uses. Some of which are more important than others. When the price of such good increases, its uses gets restricted to the most important purpose, and hence its demand decreases. मैं दोबारा से पढ़ता हूं। Some of which are more important than others. When the price of such good increases, its uses gets restricted. Restrict करना मैंने सीमित करना। Gets restricted to the most important purpose, and hence its demands decreases. मैं समझाता हूं कैसे। देखो एग्जांपल देता हूं आपको। इधर देखो, ये देखो आप, ये तो हर एक घर में आती है ना सर? ये कौन है? ये हमारे घर नहीं आती। अरे आती है हर एक के घर। बिजली आती है ना हर एक घर में। अब बिजली किसी का नाम नहीं है, बिजली आती है ना हर एक घर में। इधर देखो, सुनो मेरी बात गौर से। ये देखो इधर, हर एक घर में आती है ना। सुनो इधर, मैं बताता हूँ। अभी घर में कहानी होती है। घर में एसी है, ऑलमोस्ट सभी घरों में एसी और कूलर तो आजकल है। अच्छा, पंखे भी हैं, उसके बाद फ्रिज भी है, उसके बाद क्या बोलते हैं वो आयरन करने के लिए वो भी है। सब कुछ है ना, हर एक घर में सब कुछ है। सुनो क्या होता है, मैं बताता हूँ। अभी इसकी प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट। नहीं, अभी ऐसा नहीं एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? इधर देखो, नहीं इतना ही है, 7-8 रुपए है अभी, ठीक है? 10 रुपीज पर यूनिट इसका प्राइस है, ऐसा एज्यूम करो। और आप इसको यूज करते हो सर्वाइविंग पर्पस, मतलब जिंदा रहने के लिए, मतलब फ्रिज, टीवी, घर के अंदर रोशनी। ये तो सर्वाइविंग है ना, इसके बिना जी नहीं सकते आप। देर में रहोगे आप? नहीं रहोगे। टीवी के बिना रह लोगे? नहीं। फ्रिज के बिना रह लोगे? नहीं रह सकते। ये सर्वाइविंग पर्पस, ठीक है? फिर होता है एक लग्जरी पर्पस, मतलब एसी कूलर, है ना? एसी कूलर या फिर वो आयरन, उसको कह सकते हैं आप, लग्जरी पर्पस हो गया, ठीक है जी? अब मेरी बात सुनो, जब इसका प्राइस 10 रुपए है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको यूज करोगे कहाँ? और इसके लिए कम से कम। मम्मी बोलेगी 10 रुपए की 1 यूनिट है बेटा, और 1 घंटे के लिए एसी लगाओ ना 2 यूनिट कहा जाता है। तो 1 घंटे में 20 रुपए खर्चा आता है। अगर आपने 8 घंटे इसको चलाया 160 रुपए खर्चा आएगा। और अगर आपने महीने का सिर्फ एसी चलाया तो 5000 रुपए बिल तो एसी का आ जाएगा। कम यूज करो, लगाओ, जैसे थोड़ा सा कूल हो जाए ऑफ कर दो। बोलती है मम्मी ऐसा घर में, अभी भी बोल देती है, हमारे घर में भी चलता है, इसलिए बता रहा हूँ, बोल देती है। मालूम है क्यों? बिकॉज उसका प्राइस। अच्छा मानो कल क्या हो, मानो ऐसा एज्यूम करो क्या हो गया? घर पे एसी ज्यादा चला। आप सुनो 1 मिनट, अब कितना हो गया प्राइस? घट के 5। अब कोई आपके लिए रह गया सर्वाइविंग पर्पस या लग्जरी पर्पस? अब तो बिजली 5 रुपए की यूनिट हो गई। अब मम्मी क्या बोलेगी? लगा तो इसी लगा, चिंता मत लगा जी। क्या हुआ? क्या किया आपने? डिमांड बढ़ाती इलेक्ट्रिसिटी की, प्राइस के गिरते क्या किया? जब प्राइस ज्यादा था तो इलेक्ट्रिसिटी को आपने 2 में बांट रखा था। किसमें? सर्वाइविंग पर्पस और लग्जरी पर्पस।
मम्मी बोलती थी लग्जरी में कम से कम यूज करो, सर्वाइविंग के लिए यूज करो। जैसे ही प्राइस गिरा हटा दी आपने वो बंदिश से। आपने बोला कोई सर्वाइविंग नहीं, कोई लग्जरी नहीं, चल चलने दे खुला, चला लगाओ एसी जोर से। क्या हुआ ये? लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। एज सुन एज द प्राइस हैज गॉन डाउन यू हैव इंक्रीज द डिमांड। आपने हर जगह पे बिजली यूज करनी स्टार्ट की। इवन यहाँ तक आपने क्या किया, अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी बेच दी और चार्ज वाली ले ली। चलो चार्ज करेंगे, बिजली बहुत सस्ती है। यहाँ तक भी लोग सोचते हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ तक भी लोग सोचते हैं। क्या हुआ ये? वी हैव इंक्रीज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। क्या कमोडिटी है? इलेक्ट्रिसिटी। आई का समझ में? यही आपने लिखा है, यही सेम चीज आपने लिखी है। चाहो तो पढ़ के देख, पढ़ो क्या लिखा आपने। हाँ जल्दी से ऊंचा पड़ेगा कोई? हिमांशी पढ़ेगी तो बहुत तेज पढ़ती है हिमांशी। ऊंचा पढ़िए चिल्ला के। हाँ Some goods like electricity have several uses, some of which are more important than others. ये देखो, some of them are more important than others। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट। हाँ आगे। When the price of such goods increases, its uses get restricted to the most important purposes, hence its demand increases. एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा हो गया, वाइस वर्सा। ठीक है जी। अब वही बात हो रही है, देखो इधर, ये देखो यहाँ पे आप सर्वाइविंग में ज्यादा यूज कर रहे हैं, लग्जरी में कम। और अब ये हो गया, अब 12 रुपए हो गई। तो आप पता क्या करेगी मम्मी? मम्मी बोलेगी इसको आप ऐसे बांटो, सर्वाइविंग और लग्जरी, और फिर डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ बल्ब जलेगा, ट्यूबलाइट चलेगी और फैन, बाकी कुछ नहीं, सब बंद। अब क्या करें? इतनी महंगी बिजली हो जाएगी तो क्या करो? सिर्फ वही काम करोगे जिसमें जीना जरूरी है। वही बात है, महंगी हो जाएगी तो और ज्यादा डिमांड कम हो जाएगी। बिजली का प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, यूज करना स्टार्ट कर दो। यही बात मैंने आपको लिखवाई है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को आप दे सकते हो। मैंने यही एग्जाम्पल लिया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, चलो कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, ये भी टॉपिक खत्म हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं आपको ले जाता हूं। A very important topic at the last topic of this chapter. A very important one and the last topic. आपके हिसाब से कितने टॉपिक बच गए? 2 टॉपिक बचे होंगे। पढ़ेगा कोई? एक डेरिवेशन ऑफ डिमांड का बचा होगा और एक चेंज इन डिमांड का होगा। कितने टॉपिक बचे हैं? पढ़िए पढ़िए। हाँ देखो, डेरिवेशन डिमांड तो आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन कभी कभी मैडम पूछती है। सबसे लास्ट में करवा दूंगा एक बार। ठीक है, वो इसी में आ जाएगा, चेंज इन डिमांड के अंदर। ठीक है, आ जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। या आज इस टॉपिक की हम क्या करें, बेसिक तैयार कर लें, इसका बेस। बस ये लास्ट टॉपिक है और उसके बाद फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। लिखो, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द चेंजेस इन डिमांड कर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। आज इसका चार्ट बनाते हैं, जो मेन इसका फ्लो चार्ट है उसको समझेंगे। ठीक है जी। चेंजेस 2 तरह के आते हैं, यहीं से कर देता हूं। चेंजेस इन डिमांड का ये 2 तरह का होता है, ऐसे और फिर ऐसे। बस ये 2 तरह का, इस तरीके से। ठीक है, कितने तरह के चेंज आते हैं? 2 तरह, ऐसे और ऐसे। आप भी बता दो, ऐसे ऐसे। बस ज्यादा नहीं लिखेंगे इसके अंदर, आज इतना ही करेंगे। 2 तरह के चेंज लिखो जल्दी से। पहला चेंज है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चलो मुझे सैटरडे को याद दिलाइए, वो टॉपिक करना है एमआरएस वाला, फिर रह जाएगा। ठीक है, सैटरडे को पक्का हम करेंगे इसको, आते ही फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो टॉपिक रह गया बेटे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी। इधर दूसरा चेंज होता है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व।
शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, और इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। अब सुनो मेरी बात, आपसे कल कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन डिमांड, आपको क्या चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड में चेंज आना, ऐसा नहीं कहना आप। और उसको पढ़ने के बाद ये नहीं कहना। चेंज इन डिमांड का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैन बी शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। Whenever someone asks you what is the meaning of change in quantity demanded, तो आप कहना मूवमेंट along the demand curve। डिमांड कर्व के ऊपर जो कर्व है ना, उसी के ऊपर मूवमेंट, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, लेकिन शिफ्टिंग नहीं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। 99% बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको विद एग्जांपल एवरीथिंग धीरे धीरे समझा देता हूँ, ठीक है। सुनो मेरी बात, इसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी एक डिमांड कर्व के ऊपर, अभी बनाना नहीं, ये डिमांड कर्व है, इसी के ऊपर मूवमेंट होनी, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, इसको हम बोलते हैं क्या, मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। लेकिन ये बहुत डिफरेंट चीज है, ये है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। जब whenever someone asks you change in demand, what do you mean by change in demand? तो आप कहोगे change in demand का मतलब है shifting of demand curve. The demand curve will either shift which side, right side or left side. कोई आपसे पूछे what is the meaning of change in quantity demanded, तो आप कहोगे that is movement along the demand curve. सर इसके पीछे का कारण लिखो, आप लिखो जल्दी से, इसके पीछे का कारण, कॉज। इसके पीछे एक ही कारण होता है, सिर्फ एक ही कारण, मालूम है, एक ही कारण, और वो कारण है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या कारण है, बस सिर्फ एक ही कारण, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। और इसके पीछे का कॉज all other factors affecting demand, except price। ये सुन रहे हो मेरी बात, ये तो सुन रहे हो आप। लॉ ऑफ डिमांड में आपने कहा था ना, क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज द डिमांड इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। इसकी बात कर रहा हूँ। कौन से अदर फैक्टर बता सकते हो मुझे, कौन से फैक्टर्स है वो, बोलो। वो वेदर, वो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, वो इनकम इफेक्ट, वो सारी बातें जो आपने पढ़ी थी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, सब बातें, यानी वो सब बातें, लेकिन प्राइस नहीं, एक्सेप्ट प्राइस, इसके अंदर एक्सेप्ट प्राइस, और इसमें ओनली प्राइस, बाकी सब कुछ नहीं। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन डिमांड, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। आई मेरी बात समझ, आया तक समझ में आ रही है बात? लो आगे पढ़ो। इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम बोलते हैं, यहां दो में लिख देता हूं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड मतलब डिमांड का फैलना, एक्सटेंशन इन डिमांड, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और यहां चेंज इन डिमांड को हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। बस इसको हजम कर लो, आ जाओ, इसको दो बार रिवाइज करना कर जाए। Whenever someone tell you there is an increase in demand, मालूम है किसकी बात कर रहा है वो? अगर कोई आपसे कहे there is an increase in demand, मालूम है किसकी बात कर रहा है? He is talking about the shifting of demand curve. अगर आपसे कहे ना there is an increase in demand, मतलब किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है चेंज इन डिमांड। अगर आपसे कोई कहे एक्सटेंशन इन डिमांड,
एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलना, सिकुड़ना। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। कॉन्ट्रैक्शन मैंने सिकुड़ जाना। जब डिमांड फैले या सिकुड़ जाए, यानी एक ही कर्व के ऊपर दोनों काम हो जाए, या तो एक्सटेंशन हो जाए या कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब इसको विद एग्जांपल, विद थ्योरी, विद शेड्यूल सब कुछ हम कल खत्म करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक के लिए आपके लिए बहुत है, आप इसको हजम करो, आज के दिन डाइजेस्ट करो, कल आगे मिलेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो एक मिनट,